उस रात जब मुझे वह पार्सल मिला, मैं समझ गया था कि कोई पुरानी चीज दोबारा जाग चुकी है। पार्सल के अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी थी, जिसके कवर पर नमक की परत जमी थी और बीच में उभरा हुआ एक शब्द, हिडन चैप्टर। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, द डार्क केरला स्टोरी। मैंने जैसे ही डायरी को छुआ, मेरी उंगलियों पर नमी चिपक गई। कमरे में खिड़कियां बंद थीं, फिर भी नमकीन हवा की गंध फैल गई। यह वही गंध थी जो मैंने सालों पहले केरल के एक अधूरे केस में महसूस की थी। मेरा नाम तक्षक रॉय है। मैं उन मामलों की जांच करता हूं जिन्हें लोग अंधविश्वास कहकर भुला देते हैं और पुलिस फाइलों में अनसुलझा लिखकर बंद कर देती है। मैंने पहाड़ों में खोए गांव देखे हैं, रेगिस्तान में गूंजती आवाजें सुनी हैं, लेकिन केरल की इस कहानी ने मेरे भीतर ऐसा डर जगाया जो पहले कभी नहीं हुआ। यह मामला फिर से मुझे खींच लाया था दक्षिण की ओर, केरला की ओर। जब मैं कोच्चि पहुंचा तो बारिश हो रही थी। समुद्र उफान पर था और आसमान में काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी अदृश्य केंद्र के चारों ओर बंधे हों। यह केस आधिकारिक तौर पर मिसिंग पर्सन्स का था। 4 लड़कियां, अलग अलग जिलों से, लेकिन एक समानता, वे सभी एक निजी रिसर्च ग्रुप से जुड़ी थीं जो पुराने समुद्री दस्तावेजों का अध्ययन कर रहा था। पहली मुलाकात मेरी अनाया की मां से हुई। उनके चेहरे पर नींद का नामोनिशान नहीं था। उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दी। सर, यह अनाया के लैपटॉप से मिला है। उसने कहा था अगर कुछ हो जाए तो इसे किसी भरोसेमंद को देना। मैंने होटल लौटकर वह वीडियो चलाया। स्क्रीन पर अनाया थी। कमरा अंधेरा था, सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी। उसकी आंखें डरी हुई थीं। अगर यह वीडियो किसी को मिले तो समझ लीजिए हमने जो पढ़ा वह सच था। हम एक ऐसे अध्याय तक पहुंचे हैं जिसे इतिहास ने छुपा दिया। डार्क केरला स्टोरी का असली अध्याय। उसमें लिखा है कि समुद्र के नीचे सिर्फ मलबा नहीं, बल्कि एक संरक्षक सोता है, और उसे जगाने का तरीका हमने पढ़ लिया है। वीडियो अचानक हिलने लगा। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अनाया ने कैमरे की तरफ झुककर फुसफुसाया, वह हमें देख रहा है। स्क्रीन काली हो गई। अगले दिन मैं उस रिसर्च सेंटर पहुंचा जहां वे काम करती थी। बाहर से यह एक सामान्य लाइब्रेरी जैसा था, लेकिन बेसमेंट में जाते ही हवा बदल गई। दीवारों पर पुराने नक्शे लगे थे, 17वीं और 18वीं सदी के। कुछ नक्शों पर समुद्र के बीच लाल स्याही से गोल निशान बने थे। रिसर्च हेड डॉक्टर वरुण ने बताया कि यह ग्रुप पुराने डच और अरब व्यापारियों की डायरी का अध्ययन कर रहा था। उन डायरी में बार बार एक शब्द आता था, नीला प्रहरी। सर, हमें लगा यह कोई मिथक है, वरुण ने कहा, लेकिन फिर हमने पाया कि हर 100 साल में यहां एक समुद्री दुर्घटना हुई है। जहाज गायब, नावें उलट गईं, और कोई ठोस कारण नहीं मिला। मैंने पूछा, और लड़कियां? वह चुप हो गया। फिर बोला, उन्होंने एक नक्शा डिकोड किया था। एक लोकेशन मिली, समुद्र के बीच। वे वहां गई थी। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ गई। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, अकेले। मैंने तुरंत तट रक्षक से संपर्क किया। उसी रात हम नाव लेकर उस लोकेशन की ओर निकले। समुद्र असामान्य रूप से शांत था। हवा नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम नक्शे के बताए स्थान पर पहुंचे, कंपास घूमने लगा। पानी की सतह पर हल्की नीली चमक दिखाई दी, और फिर बुलबुले। पहले छोटे, फिर बड़े। नाव हल्की हल्की हिलने लगी। मैंने नीचे झांका। पानी के भीतर कुछ हलचल थी, जैसे कोई विशाल आकृति धीरे धीरे घूम रही हो। तभी नाव का इंजन बंद हो गया। रेडियो में सिर्फ खरखराहट, और दूर कहीं किसी लड़की की आवाज। तक्षक, मैंने सिर उठाया। समुद्र के बीच एक परछाई खड़ी थी। हां, खड़ी। पानी की सतह पर 4 आकृतियां, हाथों में हाथ डाले, बाल भीगे हुए, चेहरों पर खाली भाव। वे चारों गायब लड़कियां थीं। मैंने नाव से चिल्लाकर कहा, अनाया। उसकी गर्दन धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। और फिर उसने कहा, आप देर से आए। पानी अचानक उफनने लगा। नाव पलटने ही वाली थी कि एक तेज नीली रोशनी फूटी और वे आकृतियां पानी में समा गईं। सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम किसी तरह किनारे लौटे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात मुझे होटल के कमरे में नींद नहीं आई। करीब 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला।
कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो कमरे के अंदर तक जा रहे थे। वे सीधे बाथरूम तक गए। मैंने दरवाजा खोला। आईने पर नमक से लिखा था, हिडन चैप्टर खुल चुका है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कमरे की खिड़की खुली थी। बाहर समुद्र की लहरें दिखाई दे रही थी और उनमें हल्की सी नीली चमक। मुझे अब साफ समझ आ चुका था, यह सिर्फ लड़कियों के लापता होने का मामला नहीं है। उन्होंने कुछ खोज लिया था, कोई ऐसा अध्याय जिसे इतिहास ने जानबूझकर छुपाया, और अब वह अध्याय खुद को दोबारा लिखना चाहता था। अगली सुबह मुझे एक और सुराग मिला। अनाया की डायरी में एक पन्ना था जिसे पहले मैं नजरअंदाज कर चुका था। उसमें लिखा था, अगर हम लौटकर न आए तो समझ लेना कि प्रहरी जाग चुका है। उसे रोका नहीं गया, बल्कि हमने उसे मुक्त किया है। नीचे एक चिन्ह बना था, गोलाकार, बीच में नीली बिंदी। ठीक वही चिन्ह जो रिसर्च सेंटर के नक्शों पर था, और वही चिन्ह जो अब मेरे सपनों में दिखने लगा था। उस रात मैंने सपना देखा, मैं समुद्र के भीतर खड़ा हूं। मेरे चारों ओर अंधेरा है, दूर नीली रोशनी तैर रही है, और उसके बीच चार आकृतियां बंधी हुई हैं। एक भारी आवाज गूंजती है जो खोजता है, वह मूल्य चुकाता है। मैंने नींद में ही जवाब दिया, मैं तैयार हूं। तभी नीली रोशनी मेरी ओर बढ़ी और मैं चीखते हुए जाग गया। कमरे में पानी फैला हुआ था, बिस्तर भीगा हुआ, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मैं अकेला था, या शायद नहीं। खिड़की के बाहर समुद्र में वही नीली चमक फिर से दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया, यह हिडन चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है, और अगर मुझे इन लड़कियों को वापस लाना है तो मुझे उस अध्याय के आखिरी पन्ने तक जाना होगा। लेकिन जो भी वहां है, वह सिर्फ इंतजार कर रहा है मेरे आने का। उस रात के बाद मुझे समझ आ गया था कि यह केस अब सामान्य जांच की सीमा से बाहर जा चुका है। हिडन चैप्टर सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, वह एक दरवाजा था, और वह दरवाजा खुल चुका था। मैंने अनाया की डायरी को फिर से पढ़ा। आखिरी पन्नों में बार बार एक जगह का जिक्र था, काले चट्टानों का द्वार, साथ में समुद्र के बीच एक छोटा सा स्केच बना था, जैसे लहरों के नीचे कोई गोल संरचना छिपी हो। डॉक्टर वरुण ने अनिच्छा से बताया कि लड़कियों ने आखिरी बार एक स्थानीय मछुआरे की नाव किराए पर ली थी। उस मछुआरे को खोजने में पूरा दिन लग गया। उसका नाम सलीम था। वह डरा हुआ था, लेकिन मेरे आश्वासन के बाद बोलने को तैयार हुआ। साहब, मैं उन्हें उस जगह छोड़कर लौट आया था। वहां पानी अचानक गहरा हो जाता है और नीचे से नीली रोशनी आती है। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ रिसर्च है, लेकिन जब वे नाव से उतरी तो पानी उनके पैरों के नीचे ठोस जैसा हो गया, जैसे समुद्र ने उन्हें पकड़ लिया हो। मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। हमने फिर से उसी लोकेशन पर जाने का फैसला किया। इस बार सिर्फ मैं, सलीम और एक छोटा सा गोताखोरी उपकरण। समुद्र उस दिन असामान्य रूप से शांत था, जैसे किसी इंतजार में हो। जैसे ही हम निशान वाले स्थान पर पहुंचे, पानी की सतह पर हल्की नीली चमक उभर आई। मैंने सलीम से कहा, अगर मैं 10 मिनट में वापस न आऊं तो यहां से चले जाना। उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं वापस नहीं आने वाला। मैंने मास्क पहना और पानी में छलांग लगा दी। समुद्र के भीतर उतरते ही ठंड ने शरीर को जकड़ लिया। नीचे गहराई में वही नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई धड़कता हुआ दिल। मैं धीरे धीरे नीचे पहुंचा और जो देखा वह मेरी कल्पना से परे था। समुद्र की तह में पत्थरों से बना एक गोल ढांचा था। उसके बीच में एक विशाल दरार, और उस दरार के अंदर 4 आकृतियां तैर रही थी। अनाया और बाकी 3 लड़कियां। वे बेहोश नहीं थी, उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे पानी में डूबे होने के बावजूद सांस ले रही थी, और उनके चारों ओर एक पारदर्शी नीला घेरा था। तभी मेरे पीछे से भारी हलचल हुई। मैंने मुड़कर देखा। अंधेरे से वही आकृति उभरी। नीला प्रहरी। इस बार वह साफ दिख रहा था। उसका शरीर पानी जैसा तरल, लेकिन आकार स्थिर। उसके भीतर बिजली जैसी चमक दौड़ रही थी। मेरे कानों में आवाज गूंजी, तुम लौट आए। मैंने महसूस किया, यह आवाज मेरे दिमाग में थी। उन्हें छोड़ दो, मैंने मन ही मन कहा। उत्तर आया, उन्होंने मुझे जगाया है। अध्याय पूरा होना चाहिए। मुझे अनाया की डायरी का वह वाक्य याद आया, उसे रोका नहीं गया।
बल्कि मुक्त किया गया है। इसका मतलब था वे उसे बांधने नहीं, जगाने आई थी। लेकिन क्यों? अचानक अनाया की आंखें मेरी ओर मुड़ी। इस बार उनमें काली परछाई नहीं थी। उसने जैसे विचार भेजा, सर, हमने उसे इसलिए जगाया क्योंकि वह कैद में था, लेकिन वह संरक्षक नहीं, कैदी है। मैं चौंक गया। प्रहरी फिर बोला, मुझे 100 साल पहले बांधा गया था। मनुष्यों ने अपने डर से मुझे दानव बना दिया। उसकी स्मृतियां मेरे सामने चमकने लगीं, पुराने जहाज, तूफान, बलिदान और लोगों का भय। सच अलग था। वह समुद्र की प्राकृतिक शक्ति था, संतुलन बनाए रखने वाली सत्ता। लेकिन इंसानों ने उसे दोष देकर कैद कर दिया। मैंने पूछा, तो ये लड़कियां? इन्होंने अध्याय पढ़ा और बंधन तोड़ दिया। अब संतुलन फिर स्थापित होगा। कैसे? जो बंधन तोड़ता है उसे स्थान लेना होता है। मैं समझ गया। अगर प्रहरी पूरी तरह मुक्त होता तो समुद्र का उफान शहरों को डुबो सकता था। उसे फिर से बंधन चाहिए था। मैंने आखिरी बार लड़कियों की ओर देखा। अनाया की आवाज आई, सर, हमें बचाइए, कोई और रास्ता होगा। मैंने तेजी से चारों ओर देखा। गोल ढांचे के किनारे पत्थरों पर प्राचीन लिपि खुदी थी। मैंने हाथ फेरकर शब्द पढ़े, बंधन रक्त से नहीं, स्वीकृति से होता है। मैंने प्रहरी की ओर देखा। अगर कोई स्वेच्छा से बंधन स्वीकार करे तो बाकी मुक्त होंगे। क्षण भर की चुप्पी, फिर उत्तर, हां। लड़कियां एक साथ चीख उठीं, नहीं, लेकिन निर्णय मुझे लेना था। मैंने जीवन में कई बार खतरे उठाए थे, पर यह अलग था। यह सिर्फ मेरी जान का नहीं, मेरी चेतना का सवाल था। मैंने आंखें बंद की और कहा, मैं स्वीकृति देता हूं। नीली रोशनी अचानक तेज हो गई। जलधारा मेरे चारों ओर घूमने लगी। लगा जैसे पूरा समुद्र मेरे भीतर समा रहा है। लड़कियां उस घेरे से मुक्त होकर ऊपर की ओर तैरने लगीं और मैं नीचे जकड़ता चला गया। अचानक सब शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं, मैं पानी की सतह पर था। सलीम मुझे खींचकर नाव में ला रहा था। साहब, आप ठीक हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। किनारे पहुंचकर हमें खबर मिली, चारों लड़कियां समुद्र किनारे बेहोश पड़ी मिली थी, लेकिन जीवित। कोई नहीं समझ पाया कि वे वहां कैसे पहुंची। मैंने चुपचाप समुद्र की ओर देखा। नीली चमक गायब थी। महीने बीत गए। लड़कियां सामान्य जीवन में लौट आईं। रिसर्च सेंटर बंद हो गया। हिडन चैप्टर फिर से गायब हो गया, जैसे था ही नहीं। लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। कभी कभी रात में मुझे समुद्र की गंध महसूस होती है, भले ही मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं। कभी कभी आईने में अपनी आंखों में हल्की सी नीली झलक दिखती है। और कुछ रातों में, जब मैं सोने ही वाला होता हूं, मेरे कानों में वही आवाज गूंजती है, संतुलन बना हुआ है। मैं समझ गया हूं, प्रहरी पूरी तरह गया नहीं। वह अब बाहर नहीं, भीतर है। मैं तक्षक रॉय अब सिर्फ जासूस नहीं रहा। मैं हिडन चैप्टर का जीवित बंधन हूं। और जब भी समुद्र असंतुलित होगा, वह मुझे पुकारेगा। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस रूप बदल लेती हैं। ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर केस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।